जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी का पेपर लगा हुआ है 2023 का, उसको टारगेट करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लगाएंगे जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लगातार रिपीट होते हैं। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप पाएंगे कि जो लगातार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन सबको संकलित करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। एग्जाम में डिक्टो आपको सवाल देखने को मिलेगा, या फिर कह सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से आपको सवाल देखने को मिलेगा यहाँ से। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर आप चैनल पे नए हैं भैया तो चैनल को सपोर्ट करिएगा। हम लोग एक-एक सवालों को देखते हुए चलेंगे। आप लोग भी कोशिश करिए कि आंसर दीजिए। और अब बहुत समय नहीं बचा है, पीटी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो ये मान के चलिए जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा। जीके जीएस से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, वो हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आप जीके जीएस के लिए अब कोई मोटी-मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट में काफ़ी कंटेंट अच्छा दिया गया है, वहाँ से आपका जीके जीएस की जो समस्या है वो समाप्त हो सकती है। चलिए हम लोग लगाएंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। कह रहा है वह, वायुमंडल में ग्रीन हाउस जो गैसें हैं पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं कौन सी गैसें हैं? परावैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्यमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या होगा भैया? अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है ये वायुमंडल है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये इसका वायुमंडल है। तो ये जो गैसें हैं यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का काम करती हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैसें हैं वो कौन-कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है उसे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सब कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। इन्हीं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जब इनकी सांद्रता यहाँ पे बढ़ जाती है। प्रकाश तरंगें जो होती हैं, प्रकाश तरंगें अगर हम बात करें प्रकाश की, तो आप पाएंगे कि प्रकाश तरंगें जो होती हैं इनको जब एक प्रिज्म से होके गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। वैजनी, हपी, नाला, वैगनी, हरा, वैंगनी, जामुनी, हरा, पीला, नीला और लाल। लाल सबसे ऊपर होता है और वैगनी सबसे नीचे होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ध्वनि की तरंगें जो होती हैं, ध्वनि तरंगें, उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे तीव्र अगर तरंगें पूछी जाएँ कौन सी हैं, तो कौन सी हैं? प्रकाश तरंगें। प्रकाश तरंगें निर्वात में भी चल सकती हैं। अगला सवाल देखेंगे, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया का है, नेपाल का है, अर्जेंटीना का है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वॉलीबॉल राज्य और राजधानियाँ, देश की राजधानियाँ, ये और वहाँ के जो महत्वपूर्ण खेल हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लूसेंट में बड़े अच्छे से दिया है, आप लोग जो बॉक्स बना-बना के दिया गया है, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। वहाँ से काफ़ी कुछ सवाल आपके हल हो सकते हैं। कह रहा है वॉलीबॉल जो है राष्ट्रीय खेल है, क्या इंडोनेशिया का है, क्या नेपाल का है, क्या अर्जेंटीना का है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर, नेपाल। वॉलीबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है? तो नेपाल का है। अच्छा, इंडोनेशिया का क्या है? इंडोनेशिया का है बैडमिंटन। क्या है? आप बताएंगे कि बैडमिंटन है। कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। अगर अर्जेंटीना की बात करें, अर्जेंटीना की क्या है? पाटो। कोई खेल है पाटो, कहाँ का है? अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है। नेपाल का वॉलीबॉल है। अच्छा, अब वॉलीबॉल और कहाँ का है? तो ये श्रीलंका का भी है। कहाँ का है? श्रीलंका का भी है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें तो जकार्ता है, जकार्ता है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू है, और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर है, ब्यूनस आयर्स। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, राजधानियों से भी सवाल पूछ दिया जाता है। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? क्या गंगा नदी, गंडक नदी, पुनपुन नदी और निरंजना नदी?
चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? महात्मा बुद्ध से संबंधित 3-4 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। और 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। कहाँ हुई हैं? उनके क्षेत्र और किसके समय में हुई है और कौन-कौन शासक रहा है, कौन अध्यक्ष रहे हैं, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं, उसको भी थोड़ा-सा देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी के दृष्टिकोण से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? डी इज द राइट आंसर। निरंजना नदी, इसी को कभी-कभी फाल्गु नदी कहा जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्षों में हुई थी? तो 29 वर्षों की आयु में। 29 वर्ष की आयु में ये भी सवाल पूछा गया है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। क्या है? गृह त्याग किया था। और इसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। किस नदी के तट पे हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के ये ध्यान कर रहे थे, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। और गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? क्या कुरुक्षेत्र, क्या मगध, क्या पाटलिपुत्रा, क्या कन्नौज? हर्षवर्धन की बात कर रहा है। तो हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो आप बताएंगे 606 से लेके 647 तक। 606 ईस्वी से लेके 47 तक इनका कार्यकाल रहा है। उत्तर भारत में ये बताया जाता है, उत्तर भारत में हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट कौन थे? हर्षवर्धन। 607 से लेके 647 ईस्वी के आसपास तक। किस वंश के थे? तो आप बताएंगे पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के थे कौन? हर्षवर्धन। और इनकी जो राजधानी थी थानेश्वर थी पहले, बाद में स्थानांतरित कहाँ किया गया? कन्नौज। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामारी गुरिल्ला रणनीति थी? मराठा, ब्रिटिश, मुगल और नायक। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भैया? ए इज द राइट आंसर। मराठा। मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो गुरिल्ला छापामारी एक युद्ध थी। ये रणनीति कहाँ की थी? तो मराठा की। अगला सवाल देखेंगे। मराठाओं का पतन कब होता है? पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है और मराठों के बीच में होता है 1761 में। पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। 1526 पहला पानीपत का युद्ध, 1526 दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में। ये तीसरा युद्ध रहा है पानीपत का, जिसमें मराठाओं को पराजित होना पड़ा। किससे? अहमद शाह अब्दाली से। तो ये 3 चीजें हैं, आप लोग इंपॉर्टेंट है सवाल, अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। पूर्ण स्वराज की मांग की बात की गई है। पूर्ण स्वराज की मांग क्या है? मगफूर अहमद आजादी, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, हसरत मोहनी। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई लोगों ने गलत किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा?
खिलाफत आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे कौन? हजरत मोहनी जी ने क्या किया है? पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले की थी। सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो हजरत मोहनी ने की थी। अगर पूछे कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के मंच की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात कब की गई? तो 1929 में। ये कब किए थे? तो 1921 में। 1921 में। और आप लोगों को पता होगा कि 1929 में 1929 में क्या हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ है। लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये लाहौर अधिवेशन जो हुआ 1929 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से या जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। तो ये ऑप्शन बेस हो जाता है सवाल कि ऑप्शन क्या है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। हजरत मोहनी पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? हजरत मोहनी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, पंजाब पूर्ण हस्तांतरित अधिनियम 1900। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारक माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? बंगाल का विभाजन कर दिया था किसने? कर्जन ने। 1905 में कर्जन के द्वारा। पूछा जाए किसके द्वारा? तो कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। और इसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1905 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया 1905 में। बाद में 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, वहां पे बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था जब जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पे आए थे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट है, आज इतना ही रखेंगे भैया। अगली क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में भी चीज़ें होती हैं कि हाँ आसपास के जो सवाल हैं वो भी निकल के चले आएँ। तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन एक आंसर दिया जा रहा है। थोड़ा सा अगर हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। नंबर आप क्वेश्चन मत देखिए कि कितने क्वेश्चन हुए हैं, आप एक्सप्लेनेशन देखिए कि वहाँ पे सवाल आपके ज़्यादा हल हो रहे हैं। और ये जो अगर आप सुनते चलेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।